नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एनबीएस टाइम्स पर। आज हम सीसीएस सीसीए रूल्स के डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था एप्लीकेबिलिटी, सस्पेंशन, मेजर माइनर पेनल्टीज। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग पेनल्टीज, साथ ही साथ उनकी अपील, रिवीजन, रिव्यू और उनके पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट 6 में प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग पेनल्टीज। इसके अंदर हम देखेंगे प्रोसीजर ऑफ मेजर एंड माइनर पेनल्टीज। आगे चलेंगे। रूल 14 में मेजर पेनल्टीज को इम्पोज करने का प्रोसीजर बताया गया है और सीसीएस सीसीए रूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है वो आपका रूल 14 है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो फिर पेनल्टीज का जो प्रोसीजर है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर किसी भी तरह की पेनल्टी का जो प्रोसीजर है उसमें कुछ टर्म्स को आपको याद रखना होगा। सबसे पहले DA, इसका मतलब है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। इसके बाद IA, ये होगा आपका इंक्वायरिंग अथॉरिटी। इसके बाद PO, प्रेजेंटिंग ऑफिसर। तो इन सारी अथॉरिटीज का इन्वॉल्वमेंट होता है इंक्वायरी को कंडक्ट कराने में। अब जिस पर इंक्वायरी की जा रही है उसमें आप देखेंगे चार्ज्ड ऑफिसर, जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, और वो अपने बचाव में डिफेंस असिस्टेंट को हायर कर सकता है। अब इसमें एक बात समझना और जरूरी है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और इंक्वायरिंग अथॉरिटी दोनों सेम भी हो सकते हैं या फिर अलग अलग, और वो केस की जांच पड़ताल के लिए प्रेजेंटिंग ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं। चलिए आगे देखेंगे। नो मेजर पेनल्टी क्लॉज 5 to 9 ऑफ रूल 11 शैल बी इम्पोज्ड विदाउट एन इंक्वायरी। तो रूल 14 का पहला प्रोविजन है। रूल 11 में जो हमने मेजर पेनल्टीज देखी थी क्लॉज 5 से 9 तक, उनको इम्पोज करने के लिए इंक्वायरी कंडक्ट कराना मैंडेटरी होता है। बिना इंक्वायरी के मेजर पेनल्टीज को इम्पोज नहीं किया जा सकता। इंक्वायरी मस्ट फॉलो द मैनर प्रोवाइडेड इन रूल्स 14 एंड 15। इनको अभी हम आगे देखेंगे। अल्टरनेटिवली अंडर द पब्लिक सर्वेंट्स इंक्वायरीज एक्ट 1850 मैंडेटरी फॉर पेनल्टीज लाइक डिसमिसल और रिमूवल। तो जैसे कि अभी हमने देखा, डिसमिसल और रिमूवल दोनों ही मेजर पेनल्टीज हैं। इसमें इंक्वायरी कंपलसरी होती है। इसके अलावा जो भी इंक्वायरी होगी वो रूल 14 और रूल 15 में प्रोसेस जो दिया है उसको फॉलो किए बिना नहीं हो सकती। तो रूल 14 में है इंक्वायरी का प्रोसीजर और रूल 15 में है एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट। आगे चलेंगे। रूल 14(2) में बात की गई है इनिशिएशन बाय द अथॉरिटी। कोई भी इंक्वायरी को कैसे इनिशिएट किया जाएगा। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी डिस्क्रिशन। इफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी DA believes grounds for inquiry exist, it may act on misconduct imputations। तो जो भी मिसकंडक्ट के आरोप लगे हैं जिनको हम इम्प्यूटेशंस कहते हैं, अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को लगता है अगर किसी भी इंक्वायरी को कंडक्ट कराने के ग्राउंड्स एग्जिस्ट करते हैं तो डेफिनेटली वो इंक्वायरी कंडक्ट करा सकती है। अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरिंग अथॉरिटी की अगर हम बात करें, द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी में इंक्वायर इनटू द ट्रूथ इटसेल्फ और अपॉइंट एन इंक्वायरिंग अथॉरिटी, जिसको हम IA कहते हैं। तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी खुद किसी मामले की जांच कर सकती है या फिर किसी इंक्वायरिंग अथॉरिटी को वो अपॉइंट कर सकती है। अगर हम बात करें इंक्वायरिंग अथॉरिटी की, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी में अपॉइंट अ रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट एज द इंक्वायरिंग अथॉरिटी। तो यहाँ पर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जहाँ पर खुद से मामले की जांच नहीं कर रही है, वो किसी रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट को भी इंक्वायरिंग अथॉरिटी बना सकती है या फिर कोई सर्विंग गवर्नमेंट सर्वेंट भी हो सकता है। आगे चलेंगे। यहाँ पर बात की गई है स्पेशल केस की, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस होता है, जिसको हमने देखा था कंडक्ट रूल्स में 3C में। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस में एक कंप्लेंट कमेटी होती है एस्टैब्लिश्ड अंडर रूल 3C ऑफ CCS कंडक्ट रूल्स 1964। दिस कमेटी इज डीम्ड टू बी द इंक्वायरिंग अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। दे मस्ट फॉलो रूल 14 प्रोसीजर्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल। तो जो CCS कंडक्ट रूल 1964 है उसके रूल 3C में कंप्लेंट कमेटी का प्रोविजन किया गया है और यही कंप्लेंट कमेटी सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस में इंक्वायरिंग अथॉरिटी का काम करती है। और जहां तक प्रैक्टिकेबल हो, कंप्लेंट कमेटी को रूल 14 में जो इंक्वायरी का प्रोसीजर है उसको फॉलो करना चाहिए। तो इस तरह के मामले में अलग से किसी भी इंक्वायरिंग अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कंप्लेंट कमेटी ही अपने आप में इंक्वायरिंग अथॉरिटी का काम करेगी। आगे चलेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे फॉर्मुलाइजिंग द एक्यूजेशन। तो जो भी आरोप लगे हैं उनको किस तरीके से फॉर्मुलाइज किया जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे, द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मस्ट ड्रॉ अप और कॉज टू बी ड्रॉन अप सब्सटेंस ऑफ मिसकंडक्ट इनटू डेफिनेट आर्टिकल्स ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो भी मिसकंडक्ट है उनको डेफिनेट आर्टिकल्स ऑफ चार्ज में नोट डाउन करेगी कि जो भी मिसबिहेवियर है, मिसकंडक्ट है, उनके कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या चार्जेस लगाए जा सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशंस फॉर ईच चार्ज। तो जो भी चार्ज यहाँ पर डिसाइड हुआ है उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशंस की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब हर एक चार्ज के लिए जो आरोपों का विवरण है उसको लिखा जाएगा। इसके बाद अ लिस्ट ऑफ सस्टेनिंग डॉक्यूमेंट्स
एंड विटनेसेस। तो जो भी आरोप लगे हैं उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर जो भी विटनेसेस हैं जिनको हम कहते हैं गवाह, तो यहाँ पर जो भी चार्ज लगे हैं गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर उनको प्रॉपर तरीके से फॉर्मलाइज किया जाएगा, क्या क्या डेफिनेट आर्टिकल्स ऑफ चार्जेस हैं और उन आरोपों के क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं, साथ ही साथ जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या फिर विटनेसेस हैं उनकी भी प्रॉपर तरीके से लिस्टिंग की जाएगी। आगे चलेंगे। तो इस तरह से गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर जो चार्जेस लगे हैं जब उनको फॉर्मलाइज कर लिया जाता है, जो भी स्टेटमेंट्स हैं, इंसिडेंट है, विटनेसेस हैं, और साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट सर्वेंट कन्फेस कर लेता है, एडमिट कर लेता है किसी मामले को, तब उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है सर्विस ऑफ चार्जशीट। The disciplinary authority must deliver to the government servant copy of articles of charge, statement of imputations, full list of documents and witnesses। तो इस तरह से ये सारे कंपोनेंट्स हैं चार्जशीट के। आगे देखेंगे। जब गवर्नमेंट सर्वेंट को चार्जशीट सर्विस कर दी गई है, अब ऐसे में गवर्नमेंट सर्वेंट की जिम्मेदारी है रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस देने की, कि अपने बचाव में अगर वो कुछ कहना चाहता है कि जो आरोप लगे हैं वो सही हैं, गलत हैं, उसको वो एक्सेप्ट कर रहा है या फिर डिनाई कर रहा है। अगर हम इनिशियल सबमिशन की बात करें तो विद इन 15 डेज गवर्नमेंट सर्वेंट को अपना रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस देना होता है जब उसको चार्जशीट मिल जाती है। उसके बाद अगर गवर्नमेंट सर्वेंट चार्जशीट मिलने के 15 डेज तक अपना रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस नहीं दे पाता है, तो ऐसे में 15 डेज का एक्सटेंशन उसको मिल सकता है और इसके रीजंस को राइटिंग में रिकॉर्ड किया जाएगा। मस्ट रिकॉर्ड रीजंस इन राइटिंग कि किन वजहों से एडिशनल 15 डेज गवर्नमेंट सर्वेंट को दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें मैक्सिमम लिमिट की, दैट इज ओनली 45 डेज फ्रॉम रिसीप्ट ऑफ चार्जशीट। जब गवर्नमेंट सर्वेंट को चार्जशीट मिलती है तो उसके मैक्सिमम 45 डेज तक वो अपना रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस दे सकता है, अदरवाइज जो इंक्वायरी का प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे। अब हम बात करेंगे द प्रेजेंटिंग ऑफिसर की। तो जैसे हमने पहले देखा था डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो खुद इंक्वायरिंग अथॉरिटी हो सकती है, या वो किसी सर्विंग गवर्नमेंट सर्वेंट या रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट को इंक्वायरिंग अथॉरिटी बना सकती है। अब ऐसे में इंक्वायरिंग अथॉरिटी गवर्नमेंट के बिहाफ पे एक ऑफिसर को अपॉइंट करेगी जिसका काम है उस केस में आर्ग्यूमेंट करना, फैक्ट को कलेक्ट करना। उसको हम कहते हैं पीओ या प्रेजेंटिंग ऑफिसर। इसमें हम देखेंगे द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी में अपॉइंट अ प्रेजेंटिंग ऑफिसर टू आर्ग्यू द केस ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये प्रेजेंटिंग ऑफिसर कौन हो सकता है? कैन बी अनदर गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूडिंग सर्विंग और रिटायर्ड। इसके अलावा प्रेजेंटिंग ऑफिसर कैन बी अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑल्सो। तो यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट जो सर्विंग है या रिटायर्ड है उनको प्रेजेंटिंग ऑफिसर बनाया जा सकता है, या फिर लीगल प्रैक्टिशनर को भी गवर्नमेंट हायर कर सकती है गवर्नमेंट की तरफ से उस केस में आर्गुमेंट करने के लिए। आगे चलेंगे। यहाँ पर बात की गई है प्रोसीजर ऑन एडमिशन। गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर जो चार्जेस लगे हैं अगर वो उसको एडमिट कर लेता है कंप्लीटली या उसका कोई पोर्शन, तब क्या सिचुएशन होगी? एडमिशन ऑफ ऑल चार्जेस। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट ने सभी चार्जेस को एक्सेप्ट कर लिया है, इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट एडमिट्स ऑल चार्जेस इन राइटिंग, द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रिकॉर्ड्स फाइंडिंग्स ऑन ईच चार्ज एंड प्रोसीड टू रूल 15 विदाउट फर्दर इंक्वायरी। तो सिंपल सी बात है, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट ने जो भी आरोप लगे थे उनको एक्सेप्ट कर लिया तो ऐसे में जो फर्दर इंक्वायरी है उसको रोक दिया जाएगा और सीधा सीधा रूल 15 के अकॉर्डिंगली जो एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाएगा। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट कंप्लीट चार्ज को एक्सेप्ट नहीं करता है, उसके किसी एक पोर्शन को उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये हमने किया है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंक्वायर्स ओनली इनटू दोज आर्टिकल्स ऑफ चार्ज दैट आर नॉट एडमिटेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो हम कह सकते हैं जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर चार्जेस लगे थे उसमें से कुछ चार्जेस उसने एक्सेप्ट कर लिए, तो ऐसे में जो नॉट एडमिटेड चार्जेस हैं उन पर फर्दर इंक्वायरी की जाएगी और जो एडमिटेड चार्जेस हैं उन पर इंक्वायरी बंद कर दी जाएगी, मतलब उसको आगे कंसीडर किया जाएगा रूल 15 के अकॉर्डिंगली एक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। आगे चलेंगे। तो जैसे हमने शुरुआत में देखा था डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का काम होता है फॉर्मुलाइजिंग द डॉक्यूमेंट्स, जो भी इंक्वायरी में चार्जेस हैं, स्टेटमेंट्स ऑफ इम्प्यूटेशन है या फिर जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या विटनेसेस हैं उनको रेडी करना। अब इन सारे रिकॉर्ड्स को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा इंक्वायरिंग अथॉरिटी को अगर किसी मामले में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी खुद इंक्वायरिंग अथॉरिटी नहीं है। तो इसमें देखेंगे इफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज नॉट द इंक्वायरिंग अथॉरिटी इट मस्ट फॉरवर्ड द फॉलोइंग टू द इंक्वायरिंग अथॉरिटी। तो ऐसे में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इंक्वायरिंग अथॉरिटी को दिए जाएंगे उसको हम देखेंगे। ये वो कंडीशन है जब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी खुद एक इंक्वायरिंग अथॉरिटी नहीं है। सबसे पहले चार्ज शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशंस, जो भी चार्जेस लगे हैं साथ ही साथ जो स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशंस हैं उनको प्रॉपरली चार्जेस को डिफरेंट स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड किया गया है। रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस इफ एनी, अगर चार्ज्ड ऑफिसर ने कोई रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस दिया है तो वो भी उसमें शामिल होगा। स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस,
जो भी प्रत्यक्षदर्शी या गवाह हैं उनकी स्टेटमेंट्स, प्रूफ ऑफ डिलीवरी टू द गवर्नमेंट सर्वेंट, तो जो भी चार्जशीट है, जो भी आरोप पत्र है वो गवर्नमेंट सर्वेंट को डिलीवर कर दिया गया है, उसका भी प्रूफ इंक्वायरिंग अथॉरिटी को दे दिया जाएगा। साथ ही साथ ऑर्डर अपॉइंटिंग द प्रेजेंटिंग ऑफिसर, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी ऑफिसर आर्गुमेंट करने वाला है, जिसको हम प्रेजेंटिंग ऑफिसर कहते हैं, उसका ऑर्डर भी इंक्वायरिंग अथॉरिटी को दे दिया जाएगा। आगे चलेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट अपीयरेंस टाइमलाइन को, मतलब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने सारे रिकॉर्ड्स इंक्वायरिंग अथॉरिटी को दे दिए हैं, जो आर्टिकल्स ऑफ चार्ज है। उसके बाद जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको कब इंक्वायरिंग अथॉरिटी के सामने अपीयर होना है उसकी टाइमलाइन को देखेंगे। स्टैंडर्ड विंडो इज 10 वर्किंग डेज फ्रॉम रिसीप्ट ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ चार्ज बाय द इंक्वायरिंग अथॉरिटी, मतलब अब इंक्वायरी का प्रोसीजर शुरू हो गया है। इंक्वायरिंग अथॉरिटी को जैसे ही आर्टिकल ऑफ चार्जेस और सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, उसके विद इन 10 डेज गवर्नमेंट सर्वेंट को उनके सामने अपीयर होना होगा। अगर हम मैक्सिमम एक्सटेंशन की बात करें, 10 एडिशनल डेज अलाउड एट इंक्वायरिंग अथॉरिटीज डिस्क्रिशन, अगर इंक्वायरिंग अथॉरिटी को वैलिड रीजन लगते हैं तो ऐसे में वो 10 एडिशनल डेज दे सकती है गवर्नमेंट सर्वेंट को इंक्वायरिंग अथॉरिटी के सामने अपीयर होने के लिए। आगे चलेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे डिफेंस असिस्टेंट की, तो जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अपने बिहाफ पर आर्गुमेंट करने के लिए किसी दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट या फिर किसी रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट को एज अ डिफेंस असिस्टेंट अपॉइंट कर सकता है। और अगर प्रेजेंटिंग ऑफिसर एक लीगल प्रैक्टिशनर है तो ऐसे में गवर्नमेंट सर्वेंट भी एक लीगल प्रैक्टिशनर को हायर कर सकता है। इन्हीं पॉइंट्स को देखेंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट्स कैन टेक असिस्टेंस फ्रॉम another गवर्नमेंट सर्वेंट एट हेडक्वार्टर और इंक्वायरी स्टेशन, तो गवर्नमेंट सर्वेंट का जो हेडक्वार्टर है वहां पर काम करने वाले किसी दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट को वो डिफेंस असिस्टेंट बना सकता है, या फिर जो इंक्वायरी स्टेशन है वहां पर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको भी डिफेंस असिस्टेंट बना सकता है। और रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट सब्जेक्ट टू प्रेसिडेंट्स कंडीशंस, तो यहाँ पर रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट को भी डिफेंस असिस्टेंट के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है। लीगल प्रैक्टिशनर्स अलाउड ओनली इफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर इज वन और विद डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज स्पेशल परमिशन, तो यहाँ पर दोनों चीज है। अगर प्रेजेंटिंग ऑफिसर एक लीगल प्रैक्टिशनर है तो ऐसे में डिफेंस असिस्टेंट भी एक लीगल प्रैक्टिशनर हो सकता है, या फिर स्पेशल कंडीशन में जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है उसकी परमिशन से भी गवर्नमेंट सर्वेंट एक लीगल प्रैक्टिशनर को हायर कर सकता है अपना पक्ष रखने के लिए। आगे चलेंगे, यहाँ पर बात की है लिमिट्स ऑन डिफेंस असिस्टेंट्स की। द रूल ऑफ 3, अ गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट एक्ट एज अ डिफेंस असिस्टेंट if they already have 3 pending disciplinary cases on hand in which they are providing assistance, तो अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ऑलरेडी 3 केसेस को डील कर रहा है और जिनकी इंक्वायरी अभी पेंडिंग है, तो इससे ज्यादा केसेस को वो हैंडल नहीं कर सकते, मतलब 3 एट अ टाइम केसेस को ही कोई गवर्नमेंट सर्वेंट डील कर सकता है एज अ डिफेंस असिस्टेंट। इंक्वायरिंग अथॉरिटी में परमिट असिस्टेंस फ्रॉम अदर स्टेशंस इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस रिकॉर्डेड इन राइटिंग, तो ऐसे में अगर इंक्वायरिंग अथॉरिटी चाहे तो दूसरे स्टेशन पे काम करने वाले गवर्नमेंट सर्वेंट को भी अलाउ कर सकती है कि वो डिफेंस असिस्टेंट का काम करे चार्ज्ड ऑफिसर के केस को आर्ग्यू करने के लिए। आगे चलेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे प्लीडिंग गिल्टी और नॉट। When the government servant appears, inquiring authority asks, "Are you guilty or do you have a defense?" तो ऐसे में गवर्नमेंट सर्वेंट जब इंक्वायरिंग अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट होता है तो इंक्वायरिंग अथॉरिटी उससे पूछती है कि आप आरोप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आर यू गिल्टी, और डू यू हैव अ डिफेंस, मतलब अगर गवर्नमेंट सर्वेंट कहता है कि हाँ मैं गिल्टी हूँ, इसका मतलब उसने जो भी चार्जेस थे उसको एडमिट कर लिया या फिर प्रोफेस कर लिया। और अगर वो कहता है कि ये जो चार्जेस हैं वो गलत हैं, तब इंक्वायरिंग अथॉरिटी उससे पूछेगा डू यू हैव अ डिफेंस, आपके बचाव में क्या है, वो प्रूफ आपको देने होंगे। प्ली ऑफ गिल्टी इज रिकॉर्डेड एंड साइंड बाय बोथ इंक्वायरिंग अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट सर्वेंट, तो पहला केस तो ये हो गया जब गवर्नमेंट सर्वेंट ने आरोपों को एक्सेप्ट कर लिया और मान लिया आई एम गिल्टी, तब ऐसी कंडीशन में जो भी प्ली ऑफ गिल्टी है, जो एक्सेप्टेंस है, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा और उसको साइन किया जाएगा इंक्वायरिंग अथॉरिटी के द्वारा और साथ ही साथ गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा। दूसरी केस में जब गवर्नमेंट सर्वेंट कहता है कि ये जो आरोप है वो गलत है, फेलियर टू अपीयर और रिफ्यूजल टू प्लीड ट्रिगर्स प्रोडक्शन ऑफ गवर्नमेंट एविडेंस, तो ऐसे में अगर गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्वायरिंग अथॉरिटी के सामने अपीयर नहीं होता है, जो 10 डेज की टाइमलाइन थी और उसको एक्सटेंड करके मोर 10 डेज उसको दे दिए गए, तब पर भी वो इंक्वायरिंग अथॉरिटी के सामने अपीयर नहीं हो रहा है, या फिर अपीयर होने के बाद वो रिफ्यूज कर देता है चार्जेस को कि जो भी आरोप लगे हैं वो गलत हैं, तो ऐसी कंडीशन में अब गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी हो जाती है एविडेंस देने की, मतलब जो भी चार्जशीट में आरोप लगे थे उसको प्रूफ करने की अब जिम्मेदारी हो जाएगी प्रेजेंटिंग ऑफिसर की ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट।
आगे चलेंगे। इफ प्ली इज नॉट गिल्टी और सर्वेंट omits to plead, inquiring authority adjourns for not more than 30 days. During this time, government servant may, तो यहाँ पर आपको देखना है गवर्नमेंट सर्वेंट अगर इंक्वायरिंग अथॉरिटी के सामने अपीयर हो रहा है और वहां पर वो कहता है आई एम नॉट गिल्टी। ओमिट्स टू प्लीड का मतलब है जब गवर्नमेंट सर्वेंट अपना कोई भी पक्ष नहीं रखता है, तो ऐसे में इंक्वायरिंग अथॉरिटी जो भी इंक्वायरी है उसको मैक्सिमम 30 दिन के लिए एडजर्न कर देगा। और इस टाइम पीरियड में गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या मौका मिलेगा? इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स विद इन 5 days ऑफ द ऑर्डर एक्सटेंडेबल बाई 5 more days। तो जो भी एडजर्नमेंट का ऑर्डर है उसके 5 दिन के अंदर उसको डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करना है, जिसमें जो चार्जेस हैं या फिर विटनेसेस की बात की गई है इसको और 5 दिन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। आगे हम देखेंगे सबमिट विटनेस लिस्ट ऑफ विटनेसेस टू बी एग्जामिन्ड ऑन देयर बिहाफ। तो ऐसे विटनेसेस जो गवर्नमेंट सर्वेंट को एग्जामिन करने हैं उनकी लिस्ट इस एडजर्नमेंट के पीरियड में उसको देना है। साथ ही साथ गवर्नमेंट सर्वेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स को डिस्कवर करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। रिक्वेस्ट फॉर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स नॉट इन द ओरिजिनल लिस्ट विद इन 10 to 20 days। तो जो भी चार्जशीट या उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है और गवर्नमेंट सर्वेंट को लगता है कि उन डॉक्यूमेंट्स का उन केस के लिए होना जरूरी है, तब वो रिक्वेस्ट कर सकता है उन एडिशनल डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करने का। और इसके लिए 10 days का टाइम मिलता है, एडिशनल 10 days और उसको दिए जा सकते हैं, तो मैक्सिमम 20 days। साथ ही साथ कॉपीज ऑफ विटनेस स्टेटमेंट्स मस्ट बी सप्लाइड एटलीस्ट 3 days बिफोर एग्जामिनेशन। तो ऐसे में गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट जो भी चार्जेस हैं और उन चार्जेस को सपोर्ट करने वाले जो विटनेसेस के स्टेटमेंट्स हैं उसकी कॉपी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को दे दी जाएगी। और ऐसे विटनेसेस के एग्जामिनेशन के कम से कम 3 दिन पहले उसको ये स्टेटमेंट्स दे दिए जाने चाहिए। आगे चलेंगे। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, गवर्नमेंट सर्वेंट अगर कुछ एडिशनल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करने की डिमांड करता है, तो ऐसे में जो इंक्वायरिंग अथॉरिटी है वो उस गवर्नमेंट कस्टोडियन को रिक्वेस्ट करेगी। इंक्वायरिंग अथॉरिटी रिक्विजिशंस डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द कस्टोडियन मस्ट, जो कस्टोडियन है उन डॉक्यूमेंट्स का, वो कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, उसको क्या करना है? प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स विद इन 1 month, 1 महीने के अंदर जो भी रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स है उनको उपलब्ध कराना है। इश्यू अ नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट इफ मिसिंग। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट ने जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे थे वो अगर कस्टोडियन अथॉरिटी के पास नहीं है या फिर वो मिसिंग है, तो वो ऐसे में इंक्वायरिंग ऑफिसर को नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट को इश्यू करेंगे। या फिर रिफ्यूज इफ इट्स अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट और स्टेट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सर्वेंट ने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं या फिर उनको इंस्पेक्ट करने की रिक्वेस्ट की है जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है या फिर देश की जो सुरक्षा है उसके अगेंस्ट हो सकते हैं, तो ऐसे में कस्टोडियन अथॉरिटी उन डॉक्यूमेंट्स के प्रोडक्शन या फिर इंस्पेक्शन के लिए रिफ्यूज भी कर सकती है और उनके रिटन रीजंस को वो इंक्वायरिंग अथॉरिटी को भेज देंगे। आगे चलेंगे। यहाँ पर बात की गई है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस की। जो भी गवाह होते हैं उनका किस तरह से एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन होता है, उसका एक सीक्वेंस देखेंगे। सबसे पहले विटनेसेस का एग्जामिनेशन होगा जिसको प्रेजेंटिंग ऑफिसर करेंगे गवर्नमेंट के बिहाफ पर। उसके बाद उन्हीं विटनेसेस का क्रॉस एग्जामिनेशन होगा जिसको गवर्नमेंट सर्वेंट या उसके बिहाफ पर डिफेंस असिस्टेंट करेगा। और इस क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान कोई भी क्रॉस पॉइंट आता है या नया पॉइंट आता है तो फिर से विटनेसेस का री एग्जामिनेशन होगा जिसको वंस अगेन प्रेजेंटिंग ऑफिसर करेंगे ओनली ऑन क्रॉस पॉइंट्स। मतलब जिन पॉइंट्स पर एग्जामिनेशन हो गया है उन पर री एग्जामिनेशन नहीं होगा, केवल क्रॉस पॉइंट्स पर होगा जो क्रॉस एग्जामिनेशन में इमर्ज हुए थे। और लास्टली जो इंक्वायरिंग अथॉरिटी है, अगर उसके मन में कोई डाउट है तो वो क्लैरिफैक्टरी क्वेश्चन कर सकते हैं क्लैरिफाई करने के लिए किसी भी मैटर को विटनेसेस से। आगे चलेंगे। यहाँ पर बात की गई है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एविडेंस की। इंक्वायरिंग अथॉरिटी में अलाउ प्रेजेंटिंग ऑफिसर टू प्रोड्यूस एविडेंस नॉट इन द ओरिजिनल लिस्ट इफ नेसेसरी। अगर इंक्वायरिंग अथॉरिटी को लगता है कि चार्जशीट में कुछ और एविडेंस होने चाहिए तो ऐसे में वो प्रेजेंटिंग ऑफिसर को न्यू एविडेंसेस को प्रोड्यूस करने के लिए कह सकता है। अगर केस में कोई भी नए एविडेंस आते हैं तो ऐसे में केस को कम से कम 3 दिन के लिए एडजर्न कर दिया जाएगा। एडजर्नमेंट ऑफ 3 clear days फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट टू रिव्यू। तो नए एविडेंसेस को रिव्यू करने के लिए कम से कम 3 दिन के लिए जो इंक्वायरी प्रोसेस है उसको एडजर्न कर दिया जाएगा, जिससे कि नए एविडेंसेस को गवर्नमेंट सर्वेंट अच्छे से रिव्यू कर सके। और ये जो एडजर्नमेंट है उसके लिए भी 3 clear days की बात की गई है। कहने का मतलब इंक्वायरी के एडजर्नमेंट और दोबारा स्टार्ट होने के बीच में क्लियर 3 days यहाँ पर दिए जाएंगे। मतलब एडजर्नमेंट डे और फिर से इंक्वायरी स्टार्ट होने का जो दिन है उसको एक्सक्लूड किया गया है। यहाँ पर न्यू एविडेंसेस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। नॉट अलाउड टू फिल गैप्स इन एविडेंस ओनली फॉर इनहेरेंट लैकुना
और डिफेक्ट इन द एविडेंस प्रोड्यूस्ड ओरिजिनली। तो ऐसे में जो न्यू एविडेंसेस हैं उसकी रिक्वायरमेंट पहले से एविडेंसेस हैं उनके गैप्स को फिल करने के लिए नहीं होगी। अगर कोई लैकुना है, कोई बड़ी कमी दिख रही है एविडेंसेस में, या फिर ओरिजिनली जो एविडेंस प्रोड्यूस किए गए थे उसमें कोई डिफेक्ट है, तभी इंक्वायरिंग अथॉरिटी प्रेजेंटिंग ऑफिसर को न्यू एविडेंसेस को प्रोड्यूस करने के लिए कहेगी। आगे चलेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे क्लोजिंग द डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज केस। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की तरफ से जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर है जब वो अपने पक्ष को रख लेता है तो इसके बाद अब बात आती है डिफेंस की, और मौका मिलेगा गवर्नमेंट सर्वेंट को या फिर उसके बिहाफ पर डिफेंस असिस्टेंट को। व्हेन द डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज केस क्लोजेज द गवर्नमेंट सर्वेंट इज रिक्वायर्ड टू स्टेट देयर डिफेंस। तो अपने बचाव में गवर्नमेंट सर्वेंट किस तरह से पक्ष रखेगा? इट कैन बी ओरल, रिकॉर्डेड एंड साइंड। तो गवर्नमेंट सर्वेंट अपना ओरल डिफेंस रखेगा, लेकिन उस ओरल डिफेंस को रिटन में रिकॉर्ड किया जाएगा और बाद में साइन भी किया जाएगा। दिस डिफेंस कैन बी इन राइटिंग ऑल्सो, रिटन में भी वो अपना डिफेंस दे सकता है। एंड दीज कॉपीज मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द प्रेजेंटिंग ऑफिसर। तो अपने बचाव में गवर्नमेंट सर्वेंट ने जो भी पक्ष रखा है ओरली या फिर रिटन में, उसकी कॉपीज को प्रेजेंटिंग ऑफिसर को भी प्रोवाइड कराया जाएगा। आगे देखेंगे, यहाँ पर बात की गई है डिफेंस प्रोडक्शन की। सबसे पहले होगा सेल्फ एग्जामिनेशन। द गवर्नमेंट सर्वेंट मे एग्जामिन देमसेल्व्स एज अ विटनेस इन देयर ऑन बिहाफ। तो गवर्नमेंट सर्वेंट अपने बिहाफ पर जो भी केस है उससे रिलेटेड अपना पक्ष रख सकते हैं, इसी को हम कहते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन। इसके बाद बात आएगी डिफेंस विटनेसेस की। डिफेंस विटनेसेस आर सब्जेक्ट टू द सेम क्रॉस एंड री एग्जामिनेशन एज प्रोसिक्यूशन विटनेसेस। जैसे हमने देखा था, पहले प्रेजेंटिंग ऑफिसर को मौका मिलता है जो भी चार्जेस हैं उनको सपोर्ट करने वाले विटनेसेस को एग्जामिन करने का, और उसके बाद उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है गवर्नमेंट सर्वेंट या डिफेंस असिस्टेंट द्वारा, और फिर उसके बाद अगर कोई नया फैक्ट आता है तो फिर री एग्जामिनेशन होता है प्रेजेंटिंग ऑफिसर की तरफ से। अब यहाँ पर स्टार्टिंग होगी गवर्नमेंट सर्वेंट या फिर उसके बिहाफ पर डिफेंस असिस्टेंट के द्वारा। तो सबसे पहले डिफेंस असिस्टेंट उनके फेवर में जो भी विटनेसेस हैं उनको एग्जामिन करेगा। उसके बाद प्रेजेंटिंग ऑफिसर उनका क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। अगर कोई नया फैक्ट आता है तो फिर से विटनेसेस का री एग्जामिनेशन होगा और ये री एग्जामिनेशन करेगा डिफेंस असिस्टेंट। आगे देखेंगे, द गवर्नमेंट सर्वेंट्स एविडेंस इज प्रोड्यूस्ड इमीडिएटली आफ्टर द डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज केस क्लोज्ड। तो जैसे ही प्रेजेंटिंग ऑफिसर ने अपना पक्ष रख लिया उसके जस्ट बाद गवर्नमेंट सर्वेंट को अपना पक्ष रखना होता है। तो सबसे पहले वो अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करता है और उसके बाद जो भी विटनेसेस हैं उसके सपोर्ट में उनका एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन किया जाएगा। और साथ ही साथ इंक्वायरिंग अथॉरिटी अगर उसके मन में कोई डाउट है, सवाल है, क्वेश्चन है, तो उनका क्लैरिफिकेशन भी वो करेगी जो भी विटनेसेस इस इंक्वायरी से रिलेटेड है। आगे चलेंगे, यहाँ पर बात की गई है जनरल क्वेश्चनिंग बाय इंक्वायरिंग अथॉरिटी। कंडीशन क्या है? इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज नॉट एग्जामिन्ड हिमसेल्फ एज अ विटनेस। तो जब गवर्नमेंट सर्वेंट ने अपना सेल्फ एग्जामिनेशन नहीं किया, अपना पक्ष नहीं रखा खुद से, तो ऐसे में इंक्वायरिंग अथॉरिटी उससे क्या क्वेश्चन पूछेगी? द इंक्वायरिंग अथॉरिटी शैल जनरली क्वेश्चन हिम ऑन सर्कमस्टेंसेस अपीयरिंग अगेंस्ट हिम टू इनेबल हिम टू एक्सप्लेन हिज साइड। तो ऐसे में इंक्वायरिंग अथॉरिटी गवर्नमेंट सर्वेंट से क्वेश्चन कर सकती है उन सर्कमस्टांसेस के ऊपर जिनकी वजह से गवर्नमेंट सर्वेंट ने अपना सेल्फ एग्जामिनेशन नहीं किया, मतलब अपना स्वयं का पक्ष इंक्वायरिंग अथॉरिटी के सामने नहीं रखा। आगे चलेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे फाइनल आर्गुमेंट्स की और साथ ही साथ उनके रिटन ब्रीफ्स की। आफ्टर ऑल एविडेंस इज कंप्लीट, ओरल हियरिंग फॉर प्रेजेंटिंग ऑफिसर एंड गवर्नमेंट सर्वेंट, परमिशन टू फाइल रिटन ब्रीफ्स इफ डिजायर्ड। तो ऐसे में प्रेजेंटिंग ऑफिसर और गवर्नमेंट सर्वेंट दोनों ने अपने जब पक्ष रख लिए तो ऐसे में इंक्वायरिंग अथॉरिटी दोनों पक्षों से कहेगी कि अपने रिटन ब्रीफ्स को सबमिट करें। यूजुअली प्रेजेंटिंग ऑफिसर फाइल्स फर्स्ट फॉलोड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट्स ब्रीफ। तो सबसे पहले प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपना ब्रीफ है वो जमा करेगा और साथ ही साथ गवर्नमेंट सर्वेंट भी उसके बाद अपना ब्रीफ देगा और ये दोनों ही रिटन फॉर्म में होंगे। आगे चलेंगे, यहाँ पर बात की गई है एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स की। इंक्वायरिंग अथॉरिटी में होल्ड द इंक्वायरी एक्स पार्टे इन द एब्सेंस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट को मौका दिया गया इंक्वायरिंग अथॉरिटी के सामने अपियर होने के लिए, और अगर वो अपियर नहीं होता है तो बिना उसकी प्रेजेंस के भी इंक्वायरिंग अथॉरिटी इंक्वायरी कर सकती है। गवर्नमेंट सर्वेंट फेल्स टू सबमिट रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस बाय द स्पेसिफाइड डेट। तो शुरुआत में जो रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस देना था विद इन 15 डेज, जिसमें 15 डेज का एडिशनल उसको टाइम दिया जा रहा था और मैक्सिमम 45 डेज थे। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस
एविडेंस नहीं देता है तब ऐसे में भी एक्स पार्टे प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है। इफ गवर्नमेंट सर्वेंट फेल्स टू अपीयर इन पर्सन बिफोर द इंक्वायरिंग अथॉरिटी, इसमें हमने देखा था 10 डेज और प्लस 10 डेज, टोटल मिलाकर के 20 डेज का टाइम पीरियड था इंक्वायरिंग अथॉरिटी के सामने अपीयर होने का। और तीसरी कंडीशन क्या है एक्स पार्टी प्रोसीडिंग की, इफ गवर्नमेंट सर्वेंट रिफ्यूजेस टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ रूल 14। तो रूल 14 में जो भी इंक्वायरी का प्रोसीजर है, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता है तो ऐसी कंडीशन में भी इंक्वायरिंग अथॉरिटी एक्स पार्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकती है। आगे चलेंगे, यहाँ पर बात की है फॉरवर्डिंग टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इफ द अथॉरिटी दैट हेल्ड द इंक्वायरी इज ओनली कॉम्पिटेंट फॉर माइनर पेनल्टीज बट बिलीव्स अ मेजर पेनल्टी इज रिक्वायर्ड। अगर कोई डिसिप्लिनरी अथॉरिटी केवल माइनर पेनल्टीज को इम्पोज कर सकती है और उसको लगता है कि किसी इंक्वायरी के दौरान गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर मेजर पेनल्टीज को इम्पोज करना है, तो ऐसे में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी सारे रिकॉर्ड को जो हायर अथॉरिटी है उसको भेज देगी। तो क्या प्रोसेस होगा, मस्ट फॉरवर्ड द रिकॉर्ड्स टू द कॉम्पिटेंट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। द कॉम्पिटेंट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मे एक्ट ऑन एग्जिस्टिंग एविडेंस और रिकॉल विटनेसेस। तो ऐसे में जो हायर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो या तो एग्जिस्टिंग एविडेंसेस के ऊपर ही एक्ट करेगी या फिर विटनेसेस को रिकॉल भी कर सकती है। आगे चलेंगे, यहाँ पर बात की गई है सक्सेशन ऑफ इंक्वायरिंग अथॉरिटीज की। इफ एन इंक्वायरिंग अथॉरिटी सीजेस ज्यूरिडिक्शन एंड इज सक्सीडेड बाय अनदर। मान लीजिए किसी केस में जो इंक्वायरिंग अथॉरिटी थी उसका ट्रांसफर हो गया, रिटायरमेंट हो गया और उसी जगह पर कोई नई इंक्वायरिंग अथॉरिटी आ जाती है, तब क्या कंडीशन होगी, द सक्सेसर मे एक्ट ऑन एविडेंस रिकॉर्डेड बाय द प्रीडिसेसर फुली और पार्टली। तो ऐसे में जो सक्सेसिव इंक्वायरिंग अथॉरिटी है वो अपने से पहले जो इंक्वायरिंग अथॉरिटी है उनके द्वारा जो भी एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे उनके अकॉर्डिंगली भी वो काम कर सकती है, या फिर नई इंक्वायरिंग अथॉरिटी को लगता है कि कुछ एविडेंसेस कम है तो वो नए एविडेंसेस को प्रेजेंटिंग ऑफिसर को कलेक्ट करने के लिए कहेगी, या फिर जो विटनेसेस हैं उनको फिर री एग्जामिन किया जा सकता है। द सक्सेसर में रिकॉल एंड री एग्जामिन एनी विटनेस इफ दे बिलीव इट इज नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हर एक अधिकारी का अपना अपना काम करने का तरीका होता है। अगर नया अधिकारी आया जो नई इंक्वायरिंग अथॉरिटी है उसको अगर लगता है कि हमें फिर से विटनेसेस को एग्जामिन करना है, रिकॉल करना है, री एग्जामिन करना है, तो वो भी वो कर सकती है जो भी उसको सुटेबल लगता है जस्टिस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। आगे चलेंगे, यहाँ पर बात की गई है कंटेंट्स ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट की। जब इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है तो फाइनल जो इंक्वायरी रिपोर्ट होती है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल्स ऑफ चार्ज, द ओरिजिनल चार्जेस एंड इम्प्यूटेशंस ऑफ मिसकंडक्ट। तो जो भी आरोप लगे थे वो इंक्वायरी रिपोर्ट में होने चाहिए। डिफेंस असेसमेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट्स डिफेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच आर्टिकल। जो भी आर्टिकल ऑफ चार्जेस हैं, जो भी आरोप हैं, हर एक आरोप पर गवर्नमेंट सर्वेंट का जो भी बचाव है, डिफेंस है, उसको भी मेंशन किया जाना चाहिए। एनालिसिस ऑफ एविडेंस फॉर ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल ऑफ चार्ज के लिए जो एविडेंसेस हैं उनका प्रॉपर एनालिसिस यहाँ पर किया जाएगा, जो दोनों पक्षों ने एविडेंसेस दिए हैं उनको ध्यान में रखते हुए। फाइंडिंग एंड रीजंस, फाइनल फाइंडिंग्स ऑन ईच आर्टिकल विद डिटेल्ड रीजनिंग। तो हर एक आर्टिकल ऑफ चार्ज पर जो भी फाइंडिंग है और उसके पीछे क्या रीजंस है उसको भी इंक्वायरी रिपोर्ट में मेंशन किया जाएगा। आगे चलेंगे, यहाँ पर बात की गई है सबमिशन टू द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। तो ऐसे में इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद जो इंक्वायरिंग अथॉरिटी है वो इंक्वायरी रिपोर्ट को डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को फॉरवर्ड करेगी। द इंक्वायरिंग अथॉरिटी फॉरवर्ड्स द फॉलोइंग टू डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, द इंक्वायरी रिपोर्ट, द ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ऑल इंटरिम ऑर्डर्स मेड, रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस एंड रिटन ब्रीफ्स फ्रॉम बोथ साइड। तो उस हियरिंग के दौरान जो भी प्रोसेस हुआ है, साथ ही साथ इंक्वायरी रिपोर्ट, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को इंक्वायरिंग अथॉरिटी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को फॉरवर्ड करेगी। इसमें शामिल है आपके ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, तो जो भी विटनेसेस थे उनके ओरल स्टेटमेंट को रिटन फॉर्म में, साथ ही साथ जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं या फिर कोई इंटरिम ऑर्डर बीच में दिए गए हैं और गवर्नमेंट सर्वेंट का जो स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस है उसको भी शामिल किया जाएगा, और साथ ही साथ दोनों पक्षों के जो ब्रीफ्स हैं, इन सारे रिकॉर्ड्स को इंक्वायरी अथॉरिटी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को फॉरवर्ड करेगी। आगे चलेंगे, यहाँ पर बात की गई है स्टैंडर्ड टाइमलाइन फॉर कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी। तो अगर हम स्टैंडर्ड टाइमलाइन की बात करें, स्टैंडर्ड पीरियड टू कंक्लूड इंक्वायरी एंड सबमिट रिपोर्ट इज 6 मंथ। विद इन 6 मंथ जो इंक्वायरी है वो कंक्लूड हो जानी चाहिए और उसकी रिपोर्ट को डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को सौंप देना चाहिए। और ये टाइम कब से शुरू होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑर्डर बाय द इंक्वायरिंग अथॉरिटी।
तो जब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंक्वायरिंग अथॉरिटी को अपॉइंट करती है तब से ही टाइम स्टार्ट हो जाता है और वहां से 6 मंथ के अंदर उस इंक्वायरी को कंक्लूड करना होता है। आगे चलेंगे। यहाँ पर जो इंक्वायरी का 6 मंथ का स्टैंडर्ड टाइम है उसके एक्सटेंशन की बात की गई है। इफ इंक्वायरी इज नॉट पॉसिबल इन 6 मंथ्स, इंक्वायरिंग अथॉरिटी मस्ट रिकॉर्ड रीजंस एंड सीक एक्सटेंशन फ्रॉम द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इन राइटिंग। अगर इंक्वायरिंग अथॉरिटी को लगता है कि 6 मंथ के अंदर इंक्वायरी को कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है तो उसके जो भी रीजंस है उनको राइटिंग में लेके डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को वो रिक्वेस्ट करेगी कि हमें कुछ और टाइम चाहिए। तो एडिशनल कितना टाइम अलाउ किया जा सकता है? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी में अलाउ एडिशनल टाइम नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स एट अ टाइम फॉर गुड एंड सफिशिएंट रीजंस। अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को भी लगता है कि एक्सटेंशन ऑफ टाइम के पीछे कुछ गुड और सफिशिएंट रीजंस हैं तो इंक्वायरी की टाइम को 6 मंथ के लिए एक बार में बढ़ाया जा सकता है। आगे चलेंगे। अब हम बात करेंगे ऑनरेरियम की। तो किसी भी इंक्वायरी में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की तरफ से इंक्वायरी ऑफिसर और साथ ही साथ प्रेजेंटिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। ये ऑफिसर सर्विंग भी हो सकते हैं या फिर रिटायर्ड भी हो सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डिस्क्रिशनरी ग्रांट की। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मस्ट एक्सरसाइज अटमोस्ट केयर ग्रांटेड ओनली इन एब्सोल्युटली डिजर्विंग केसेस। जो भी डिजर्विंग केसेस हैं उनमें ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ऑनरेरियम देना है। आगे बात की गई है नंबर ऑफ केसेस के रिस्ट्रिक्शन की। अगर कोई सर्विंग गवर्नमेंट सर्वेंट है तो ऐसे में वो 10 केसेस पर ईयर ही ले सकता है और साथ ही साथ नो मोर देन 2 केसेस एट अ टाइम। एक समय में 2 से ज्यादा केसेस उसके पास नहीं हो सकते और मैक्सिमम 10 केसेस एक साल के अंदर। तो यहाँ पर हमने देखा था सर्विंग ऑफिसर, एज अ प्रेजेंटिंग ऑफिसर और एज एन इंक्वायरी ऑफिसर भी काम कर रहे हैं। वहीं अगर हम रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स की बात करें, रिस्ट्रिक्टेड टू 8 केसेस पर ईयर, मैक्सिमम 4 केसेस एट अ टाइम। तो ऐसे में जो रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं तो वो एक साल में केवल 8 डिसिप्लिनरी केसेस को हैंडल करेंगे और एक बार में मैक्सिमम 4 केसेस। आगे चलेंगे। यहाँ पर रेट्स ऑफ ऑनरेरियम की बात की गई है पर केस के हिसाब से हम देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इंक्वायरी ऑफिसर की। अगर कोई सर्विंग गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्वायरी ऑफिसर है तो उसका ऑनरेरियम होगा 15% ऑफ बेसिक पे और अगर कोई रिटायर्ड ऑफिसर है तो उसको मिलेगा 90%, 70% और 60% ऑफ पेंशन। अभी कैसे डिसाइड होगा? नंबर ऑफ विटनेसेस कितने हैं उसके हिसाब से इसको डिसाइड किया जाएगा। 90% कब मिलेगा? जब विटनेसेस मोर देन 10 है। किसी केस में 10 से ज्यादा अगर विटनेस है उनको एग्जामिन, क्रॉस एग्जामिन या फिर री एग्जामिन करना है। सेकंड कैटेगरी है 70% ऑफ पेंशन। तो ऐसे में अगर नंबर ऑफ विटनेसेस 6 to 10 है तब 70% ऑफ पेंशन ऑनरेरियम मिलेगा इंक्वायरी ऑफिसर को जो एक रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है। और अगर विटनेसेस लेस देन 6 है तब ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे 60% ऑफ पेंशन उनको एज ऑनरेरियम दिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें प्रेजेंटिंग ऑफिसर की तो सर्विंग ऑफिसर के मामले में ये है 10% ऑफ बेसिक पे और रिटायर्ड ऑफिसर के मामले में भी ये है 10% ऑफ लास्ट पे ड्रॉन। तो रिटायरमेंट के पहले जो लास्ट बेसिक पे थी उसका 10% उसको मिलेगा। नेक्स्ट कैटेगरी है कॉमन प्रोसीडिंग्स की। अगर कोई कॉमन प्रोसीडिंग चल रही है जहां पर एक से ज्यादा चार्ज्ड ऑफिसर्स हैं तब ऐसे में सर्विंग ऑफिसर को ₹5000 पर एडिशनल चार्ज्ड ऑफिसर सेम एप्लीकेबल होगा रिटायर्ड ऑफिसर्स के भी मामले में। तो जो भी नॉर्मल पेमेंट है उसके अलावा पर एडिशनल चार्ज्ड ऑफिसर पर ₹5000 उसको मिलते जाएंगे। आगे चलेंगे। यहाँ पे बात की गई है अलाउंसेस फॉर रिटायर्ड ऑफिसर्स। अगर वो इंक्वायरिंग ऑफिसर हैं तो ऐसे में कौन कौन से अलाउंसेस उनको मिलेंगे। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट अलाउंस की 40,000 पर केस और साथ ही साथ एक्चुअल एयर रेल ट्रेवल रिम्बर्स्ड फॉर आउट स्टेशन जर्नीज। तो ऐसे में वो रिटायर्ड ऑफिसर्स जो इंक्वायरिंग ऑफिसर का काम कर रहे हैं पर केस 40,000 उनको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है। और अगर आउट स्टेशन जर्नी तो ऐसे में जो एक्चुअल एयर और रेल ट्रेवल का फेयर है वो भी उनको रिम्बर्स किया जाएगा। अगर इंक्वायरी के दौरान किसी तरह के सेक्रेटरियल असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए भी एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है। कैटेगरी 1 के लिए 40,000 जहां पर हमने देखा था मोर देन 10 विटनेसेस हैं। सेकंड कैटेगरी में 30,000 जहां पर विटनेसेस की संख्या 6 to 10 है और 20,000 मिलेंगे जहां पर विटनेसेस लेस देन 6 है। तो आखिरकार ये पेमेंट कब किया जाएगा उसकी अगर हम बात करें 50% ऑन रिपोर्ट सबमिशन। जैसे ही प्रेजेंटिंग ऑफिसर या इंक्वायरिंग ऑफिसर अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, रिपोर्ट सबमिट करते ही 50% पेमेंट उनको दे दिया जाएगा। रिमेनिंग विद इन 45 डेज। जो बचा हुआ रिमेनिंग 50% अमाउंट है वो 45 डेज के भीतर उनको पेमेंट कर दिया जाएगा। इसके अलावा प्रो रेटा इफ स्टेड, अगर किसी केस में कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद स्टे ऑर्डर आ जाता है तो इस तरह से प्रो रेटा बेसिस पे पेमेंट किया जाता है। मतलब प्रोपोर्शनेट पेमेंट होगा, जितनी इंक्वायरी हुई उसके हिसाब से पेमेंट कर दिया जाएगा। अगर हम डीए की बात करें, डेली अलाउंस की, सेम एज एंटाइटल टू इमीडिएटली प्रायर टू रिटायरमेंट। तो रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट अगर इंक्वायरी ऑफिसर हैं तो रिटायरमेंट के वक्त जो उनके एंटाइटलमेंट्स थे उसके हिसाब से उनको
DA भी दिया जाएगा। आगे चलेंगे, यहाँ पर बात की गई हैंड ओवर एंड रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस की। जो इंक्वायरिंग ऑफिसर्स हैं वो अपनी रिपोर्ट को किस तरह से सबमिट करेंगे। सबमिट 2 इंक साइंड कॉपीज ऑफ द इंक्वायरी रिपोर्ट एंड ऑल केस रिकॉर्ड्स। तो इस तरह से इंक्वायरिंग अथॉरिटी 2 इंक साइंड कॉपीज डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज को सौंपेगी, साथ ही साथ जो भी केस से रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं वो भी देगी। एनश्योर फाइंडिंग एड्रेस ईच आर्टिकल ऑफ चार्ज स्पेसिफिकली। जो भी आर्टिकल ऑफ चार्जेस हैं तो हर एक चार्ज के लिए जो भी उसकी फाइंडिंग्स हैं उनको भी क्लियरली मेंशन किया जाएगा। एक्सप्लिसिटली एड्रेस प्रोसीजरल ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय द चार्ज्ड ऑफिसर। तो चार्ज्ड ऑफिसर ने जो भी प्रोसीजरल ऑब्जेक्शन रेज किए हैं उनको भी मेंशन किया जाएगा। स्ट्रिक्टली फॉलो डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल्स टू एंश्योर नो एम्बिग्यूटी। तो रिपोर्ट में कोई कमी ना हो उसके लिए जो भी डिसिप्लिनरी या फिर अपील रूल्स हैं उनको इंक्वायरिंग ऑफिसर को फॉलो करना होता है। आगे चलेंगे, जब इंक्वायरी का प्रोसेस खत्म हो जाता है और इंक्वायरिंग ऑफिसर इंक्वायरी रिपोर्ट को डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को सौंप देते हैं तो ऐसे में अब बारी आती है एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट की। इसको हम देखेंगे रूल 15 में। इफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज नॉट द इंक्वायरिंग अथॉरिटी इट में, अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने किसी और व्यक्ति को इंक्वायरिंग अथॉरिटी बनाया है तो ऐसे में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या करेगी वो हम देखेंगे। रिमिट द केस टू द इंक्वायरिंग अथॉरिटी फॉर फर्दर इंक्वायरी एंड रिपोर्ट। अगर उसको रिपोर्ट में कुछ कमी दिखती है तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उस केस को फिर से इंक्वायरिंग अथॉरिटी को वापस भेज सकती है फर्दर इंक्वायरी और रिपोर्ट के लिए। अगर किसी केस को रिमिट किया जा रहा है, वापस इंक्वायरिंग अथॉरिटी को भेजा जा रहा है तो उसके लिए रीजंस फॉर रेमिशन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। जो भी वापस भेजने के पीछे रीजंस हैं उनको डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रिटन फॉर्म में इंक्वायरिंग अथॉरिटी को देगी। द इंक्वायरिंग अथॉरिटी मस्ट प्रोसीड एज पर रूल 14 प्रोसीजर्स। तो ऐसे में जो इंक्वायरिंग अथॉरिटी है वो रूल 14 के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इंक्वायरी को कंप्लीट करने की कोशिश करेगी। आगे चलेंगे, अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने केस को रिमिट नहीं किया है इंक्वायरिंग अथॉरिटी को तो ऐसे केस में जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसको गवर्नमेंट सर्वेंट को भेजा जाएगा। अगर हम स्टैंडर्ड प्रोसेस की बात करें, द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मस्ट सर्व अ कॉपी ऑफ द इंक्वायरी रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो रिस्पॉन्स विंडो की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट सर्वेंट गेट्स 15 डेज टू सबमिट रिटन रिप्रेजेंटेशन। तो इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट सर्वेंट को 15 डेज के अंदर अपना रिप्रेजेंटेशन देना है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को। इफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी डिसएग्रीज विद द इंक्वायरिंग अथॉरिटीज फाइंडिंग्स इट मस्ट रिकॉर्ड इट्स ऑन टेंटेटिव रीजंस फॉर डिसएग्रीमेंट। अ कॉपी ऑफ दिस नोट मस्ट बी सर्व्ड along with the report। तो इंक्वायरी रिपोर्ट में जो आर्टिकल ऑफ चार्जेस हैं उनका इंटरप्रिटेशन है या हर चार्ज के लिए जो एविडेंसेस हैं उनमें किसी पर भी अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का डिसएग्रीमेंट है तो उसके रीजंस को भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मेंशन करेगी और उन रीजंस को भी गवर्नमेंट सर्वेंट को सर्व किया जाएगा। तो इंक्वायरी रिपोर्ट के साथ साथ अगर कोई डिसएग्रीमेंट है इंक्वायरी रिपोर्ट पर वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट को भेजे जाते हैं। आगे चलेंगे, यहाँ पर बात की गई है कंसल्टेशन विद यूपीएससी की। अगर किसी मामले में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को लगता है कि हमें कमीशन से कंसल्टेशन करना है तो उसका ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है, ये हर जगह सेम होने वाला है, चाहे वो अपील का केस हो या फिर रिवीजन का केस हो। इन केसेस वेयर कंसल्टेशन विद द कमीशन इज मैंडेटरी द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी फॉरवर्ड्स। कुछ ऐसे मामले जहां पर कंसल्टेशन जरूरी है तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को ये सारे रिकॉर्ड्स भेजती है। पहला है इंक्वायरी रिपोर्ट एंड डिसएग्रीमेंट नोट। तो इंक्वायरी रिपोर्ट और अगर उस पर कोई डिसएग्रीमेंट है तो उसको भी भेजा जाएगा। डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज कमेंट्स ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट्स रिप्रेजेंटेशन। इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद 15 डेज के अंदर जो गवर्नमेंट सर्वेंट को रिप्रेजेंटेशन देना था अगर उसने वो भेजा है तो उस पर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का क्या कमेंट है उसको भी यूपीएससी को भेजा जाएगा और साथ ही साथ ऑल इंक्वायरी केस रिकॉर्ड्स। तो इस तरह से इंक्वायरी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इंक्लूडिंग डिसएग्रीमेंट्स ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उन सबको यूपीएससी को भेजा जाएगा। ऑन रिसीप्ट ऑफ कमीशंस एडवाइस द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मस्ट फॉरवर्ड इट टू द गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर कोई मामला यूपीएससी के कंसल्टेशन के लिए भेजा गया है और उस मामले पर यूपीएससी की जो एडवाइस है वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को रिसीव हो जाती है तो ऐसे में जो भी यूपीएससी की एडवाइस है उसकी कॉपी को गवर्नमेंट सर्वेंट को भी भेजा जाएगा और यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट को फिर से मौका मिलेगा अपना रिप्रेजेंटेशन देने का। द गवर्नमेंट सर्वेंट इज अलाउड 15 डेज टू सबमिट अ रिप्रेजेंटेशन स्पेसिफिकली ऑन द एडवाइस ऑफ द कमीशन। तो जो कमीशन की एडवाइस है, सलाह है, उस पर गवर्नमेंट सर्वेंट अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकता है 15 डेज के भीतर जब उसको वो कॉपी मिलती है। आगे चलेंगे, यहाँ पर बात की गई है फाइनल कंसीडरेशन की। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी must consider the government servants response to both the report and the UPSC advice। तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को गवर्नमेंट सर्वेंट का जो रिप्रेजेंटेशन है इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर साथ ही साथ
अगर यूपीएससी के साथ कंसल्टेशन किया गया है तो यूपीएससी की एडवाइस पर भी जो रिप्रेजेंटेशन है उन दोनों को कंसीडर करना है और जो भी फाइंडिंग्स है उनको रिकॉर्ड करना है। फाइनल फाइंडिंग्स ऑन द चार्जेस मस्ट बी रिकॉर्डेड बिफोर प्रोसीडिंग टू पेनल्टी ऑर्डर्स। तो फाइनली जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो चार्जेस के ऊपर जो फाइनल फाइंडिंग्स है और उसके बाद ही जो फाइनल पेनल्टी ऑर्डर्स हैं उनकी प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। आगे चलेंगे। रूल 15 के सब रूल 5 और 6 में बात की गई है पेनल्टी इम्पोजिशंस की। तो फाइनली जो भी इंक्वायरी रिपोर्ट है, यूपीएससी की एडवाइस है और गवर्नमेंट सर्वेंट के जो रिप्रेजेंटेशंस हैं उनको कंसीडर करते हुए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि आखिरकार गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर कौन सी पेनल्टी इंपोज करनी है। अगर ये पेनल्टी रूल 11 की पेनल्टी 1 से 4 तक है, इसका मतलब माइनर पेनल्टीज को गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर इंपोज किया जा रहा है। और अगर ये 5 से 9 तक है, इसका मतलब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने मेजर पेनल्टी को रिकमेंड किया है। नो फर्दर अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट अगेंस्ट द क्वांटम ऑफ पेनल्टी इज रिक्वायर्ड आफ्टर द इंक्वायरी रिपोर्ट स्टेज। तो एक बार जब पेनल्टीज फिक्स हो जाती है तो उसके बाद किसी भी तरह के रिप्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि कई बार गवर्नमेंट सर्वेंट को मौके दिए गए हैं अपने पक्ष को रखने के लिए। आगे चलेंगे। रूल 16 टॉक्स अबाउट प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनल्टीज। तो रूल 14 में हमने मेजर पेनल्टीज का पूरा प्रोसेस देखा था, यहाँ पर हम बात करेंगे माइनर पेनल्टीज की। द प्रोसीजर फॉर माइनर पेनल्टीज इन्वॉल्व्स, तो क्या प्रोसेस होगा इसमें, इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट सर्वेंट इन राइटिंग ऑफ द प्रपोजल टू टेक एक्शन, सर्विंग द स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशंस ऑफ मिसकंडक्ट, गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर रिप्रेजेंटेशन। ये सारा प्रोसेस हमने रूल 14 में भी देखा था कि जो भी चार्जेस हैं उनके ऊपर कौन सी इम्प्यूटेशंस या अभियोग लगाए गए हैं और गवर्नमेंट सर्वेंट को यहाँ पर सफिशिएंट मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट का पक्ष सुनने के बाद भी अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को लगता है कि इस केस में हमें इंक्वायरी कंडक्ट करानी है तो इंक्वायरी को स्टार्ट किया जा सकता है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी में होल्ड अ रूल 14 इंक्वायरी इफ इट डीम्स इट नेसेसरी फॉर द केस। अगर उसको लगता है इस केस के लिए इंक्वायरी जरूरी है तो रूल 14 में जो प्रोसीजर हमने देखा उसके हिसाब से इंक्वायरी शुरू होगी। लेकिन कुछ मामलों में इंक्वायरी मैंडेटरी हो जाती है। वो क्या कंडीशन है? इंक्वायरी इज मैंडेटरी इफ द पेनल्टी ऑफ विदहोल्डिंग द इंक्रीमेंट्स affect pension or withholding the increments exceeds 3 years or it is with cumulative effect। वैसे विद होल्डिंग द इंक्रीमेंट एक माइनर पेनल्टी है, लेकिन अगर वो विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट है या उसका पेंशन के ऊपर कोई नेगेटिव असर होने वाला है या फिर ऐसी विद होल्डिंग मोर देन 3 इयर्स है, इसका मतलब वो मेजर पेनल्टी में कन्वर्ट होने वाली पेनल्टी हो जाएगी। तो इस कंडीशन में इंक्वायरी मैंडेटरी हो जाती है। आगे चलेंगे। यहाँ पर ऑफिशियल रिकॉर्ड की बात की गई है। इंटीमेशन ऑफ प्रपोज्ड एक्शन एंड इम्प्यूटेशंस। ये गवर्नमेंट सर्वेंट को इंटीमेशन दिया जाएगा कि आपके अगेंस्ट क्या क्या चार्जेस हैं और क्या कार्रवाई होने वाली है। उसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट्स रिप्रेजेंटेशन एंड इंक्वायरी एविडेंस। तो माइनर पेनल्टी के लिए जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें गवर्नमेंट सर्वेंट अपना पक्ष रखेगा, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा होगा। साथ ही साथ जो भी इंक्वायरी के लिए एविडेंसेज हैं वो भी पार्ट होंगे उसके। यूपीएससी एडवाइस इफ रिक्वायर्ड और साथ ही साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर यूपीएससी की एडवाइस की रिक्वायरमेंट है और उसके बाद 15 डेज का टाइम मिलता है गवर्नमेंट सर्वेंट को अपना रिप्रेजेंटेशन देने का, तो ये भी माइनर पेनल्टी के रिकॉर्ड में शामिल होगा। फाइंडिंग्स ऑन ईच इम्प्यूटेशन एंड द फाइनल ऑर्डर। तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की जो फाइंडिंग्स हैं हर एक चार्ज के ऊपर और उसके बाद जो फाइनल ऑर्डर होगा, तो ये सारे रिकॉर्ड जो हमने पहले भी डिस्कस किए थे वो माइनर पेनल्टी के केसेस में भी मेंटेन किए जाएंगे। आगे चलेंगे। रूल 17 में बात की गई है कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर्स की। ऑर्डर्स मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट पर्सनली। तो जो भी पेनल्टी के ऑर्डर्स हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट को पर्सनली भेजे जाएंगे। मस्ट इंक्लूड फाइंडिंग्स, डिसएग्रीमेंट नोट, कमीशंस एडवाइस विद रीजंस इफ नॉट एक्सेप्टेड। तो ऐसे में जो इंक्वायरी रिपोर्ट है या फिर हम कह सकते हैं डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के जो ऑर्डर्स हैं जिनको गवर्नमेंट सर्वेंट को डिलीवर किया जा रहा है उसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए। जो भी फाइंडिंग्स हैं या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का कोई डिसएग्रीमेंट है वो उसका नोट होगा उसमें। साथ ही साथ अगर यूपीएससी की एडवाइस ली गई है और उस एडवाइस को अगर एक्सेप्ट नहीं किया गया उसके रीजंस को भी मेंशन किया जाएगा। आगे चलेंगे। रूल 18 में बात की गई है कॉमन प्रोसीडिंग्स की। अगर किसी मामले में एक से ज्यादा गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन्वॉल्व हैं तो ऐसे में कॉमन प्रोसीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है। वेयर मल्टीपल गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, द प्रेसिडेंट or the highest authority competent to impose the penalty of dismissal may order common proceedings। तो ऐसे में प्रेसिडेंट के आदेश पर कॉमन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है या फिर जो गवर्नमेंट सर्वेंट इन्वॉल्व हैं उनकी जो हाईएस्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी वो कॉमन प्रोसीडिंग को स्टार्ट कर सकती है। मान लीजिए किसी केस में अगर 4 गवर्नमेंट सर्वेंट इन्वॉल्व हैं
तो उन चारों गवर्नमेंट सर्वेंट की डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज में से जो भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी सबसे हाईएस्ट रैंक की होगी वही कॉमन प्रोसीडिंग को स्टार्ट करेगी। ऑर्डर्स स्पेसिफाइज विच अथॉरिटी एक्ट्स एज द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। तो कॉमन प्रोसीडिंग के ऑर्डर में ये मेंशन किया जाएगा कि इन सभी गवर्नमेंट सर्वेंट्स के केस में कौन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होगा। ऑर्डर्स स्पेसिफाइज फॉलोएबल प्रोसीजर्स ऑफ रूल 14, 15 और 16। तो कॉमन प्रोसीडिंग्स में भी रूल 14 जहां पर मेजर पेनल्टीज के प्रोसीजर की बात की गई है, रूल 15 में एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट की बात की गई है और रूल 16 में बात की गई है प्रोसीजर ऑफ माइनर पेनल्टीज। तो इन रूल्स के अकॉर्डिंगली ही कॉमन प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। आगे चलेंगे। रूल 19 में बात की गई है कुछ ऐसे केसेस की जहां पर रेगुलर इंक्वायरी प्रोसीजर को फॉलो करना जरूरी नहीं होता है। तो पहला है क्रिमिनल कन्विक्शन, वेयर अ पेनल्टी इज इम्पोज्ड ड्यू टू कंडक्ट लीडिंग टू क्रिमिनल कन्विक्शन। तो किसी कोर्ट के थ्रू किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का क्रिमिनल कन्विक्शन हो जाता है तो ऐसे में किसी भी तरह की इंक्वायरी को कंडक्ट कराने की जरूरत नहीं है। रेगुलर इंक्वायरी प्रोसीजर्स मे बी वेव्ड, गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट बी गिवन अ चांस टू रिप्रेजेंट ऑन द प्रपोज्ड पेनल्टी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट को हालांकि मौका दिया जाएगा अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। कंसल्टेशन विद यूपीएससी इज स्टिल रिक्वायर्ड इफ मैंडेटरी। अगर जरूरी है तो यूपीएससी का कंसल्टेशन भी लिया जाएगा। एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट देयर ऑन विद इन 15 डेज। तो यूपीएससी के रिप्रेजेंटेशन के 15 डेज के भीतर गवर्नमेंट सर्वेंट को अपना रिप्रेजेंटेशन भी देना होगा, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर किसी इंक्वायरी को कंडक्ट कराना impracticable है, if the disciplinary authority is satisfied that it is not reasonably practicable to hold an inquiry। अगर disciplinary authority ये मेंशन करती है कि इंक्वायरी करना प्रैक्टिकेबल नहीं है तो जो भी रीजन है उनको राइटिंग में रिकॉर्ड किया जाएगा। The disciplinary authority may consider circumstances and make fit orders। तो जो भी परिस्थितियां हैं उनको डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मेंशन करेगी और इस केस में भी यूपीएससी मस्ट बी कंसल्टेड वेयर नेसेसरी बिफोर फाइनल ऑर्डर्स। आगे चलेंगे। अगर हम थर्ड सिचुएशन की बात करें, अगर कोई मामला देश की सुरक्षा से रिलेटेड है तब ऐसे में भी इंक्वायरी को कंडक्ट नहीं किया जाएगा। इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी द प्रेसिडेंट कैन वेव द इंक्वायरी इफ सेटिस्फाइड इट इज नॉट एक्सपीडियंट। अगर प्रेसिडेंट को लगता है किसी इंक्वायरी को कंडक्ट कराना उचित नहीं है देश की सुरक्षा की दृष्टि से तो ऐसे में इंक्वायरी को कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। दिस इज एन ओवरराइडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ प्रेसिडेंट। आगे चलेंगे। रूल 20 और रूल 21 में लैंड ऑफिसर और बोरोइंग ऑफिसर्स की बात की गई है। ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी दूसरे डिपार्टमेंट, सबऑर्डिनेट अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी में जाते हैं तो उनको हम लैंड ऑफिसर कहते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट लैंडिंग अथॉरिटी हो जाती है और जो दूसरे डिपार्टमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटीज है, वो बोरोइंग अथॉरिटी कहलाएंगे और वाइस वर्सा केस भी हो सकता है। तो पहले हम बात करेंगे प्रोविजंस रिगार्डिंग लैंड ऑफिसर्स, मतलब ऐसे ऑफिसर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी दूसरे डिपार्टमेंट में काम करने के लिए गए हैं और अगर उन पर कोई चार्जेस लगते हैं तो किस तरह से इंक्वायरी होगी तो उसकी हम बात करेंगे यहाँ पर। व्हेन सर्विसेज आर लैंड टू बोरोइंग अथॉरिटी हैज पावर्स ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी फॉर सस्पेंशन। तो ऐसे में जो बोरोइंग अथॉरिटी है उसके पास भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का पावर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेट गवर्नमेंट में गया है और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट बोरोइंग अथॉरिटी है तो उसको भी राइट है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की तरह उस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सस्पेंड करने का अगर कोई मामला मिसकंडक्ट का है। बोरोइंग अथॉरिटी कैन कंडक्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। तो जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है उसको भी कंडक्ट कराया जा सकता है। लैंडिंग अथॉरिटी मस्ट बी इमीडिएटली इन्फॉर्म्ड। अगर इस तरह से कोई सस्पेंशन होता है या फिर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलाई जाती है बोरोइंग अथॉरिटी के द्वारा तो वो इसकी इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली लैंडिंग अथॉरिटी को देगी। आगे चलेंगे। अगर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के बाद कोई माइनर पेनल्टी इंपोज की जाती है लैंड ऑफिसर के ऊपर, इफ द बोरोइंग अथॉरिटी प्रपोजेज अ माइनर पेनल्टी इट मस्ट कंसल्ट द लैंडिंग अथॉरिटी फर्स्ट। तो माइनर पेनल्टी को इंपोज करने से पहले जो लैंडिंग अथॉरिटी है उससे कंसल्ट करना पड़ेगा। ऑर्डर्स आर पास फॉलोइंग कंसल्टेशन। तो बोरोइंग अथॉरिटी ने अगर लैंडिंग अथॉरिटी के साथ कंसल्टेशन कर लिया है तो उस कंसल्टेशन के बाद ही माइनर पेनल्टीज को इंपोज किया जा सकता है। इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन द सर्वेंट इज रिप्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द लैंडिंग अथॉरिटी। अगर बोरोइंग अथॉरिटी और लैंडिंग अथॉरिटी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मतलब लैंडिंग अथॉरिटी को लगता है कि उसकी एम्प्लॉय के साथ ठीक नहीं हुआ है या इंक्वायरी प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है, तो ऐसे में बोरोइंग अथॉरिटी उस लैंड ऑफिसर को अपने पेरेंट कैडर और डिपार्टमेंट में वापस भेज देगी जो भी इंक्वायरी का प्रोसेस था उसके साथ। आगे चलेंगे। अगर हम बात करें मेजर पेनल्टी की, अगर बोरोइंग अथॉरिटी को
डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के बाद ऐसा लगता है कि लैंड ऑफिसर के ऊपर मेजर पेनल्टीज इंपोज की जानी चाहिए, तो ऐसे में क्या होगा, बोरोविंग अथॉरिटी मस्ट रिप्लेस द सर्विसेज बैक टू द लैंडिंग अथॉरिटी। मतलब बोरोविंग अथॉरिटी कोई भी मेजर पेनल्टी नहीं लगा सकती, वो उस गवर्नमेंट सर्वेंट को वापस उसके पेरेंट डिपार्टमेंट में भेज देगी उन सभी फाइंडिंग्स के साथ जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के बाद उसको मिली हैं। द एंटायर इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स आर ट्रांसमिटेड टू द लैंडिंग अथॉरिटी फॉर फाइनल ऑर्डर्स। तो इस तरह से जो लैंडिंग अथॉरिटी है वो प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी को कंडक्ट कराएगी और फाइनली जो भी पेनल्टी इंपोज करना है वो लैंडिंग अथॉरिटी ही करेगी। आगे चलेंगे, यहाँ पर बात की गई है प्रोविजन रिगार्डिंग बोरोड ऑफिसर्स। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या किसी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी से ऑफिसर्स डेपुटेशन पे आते हैं तो उनके केस में किस तरह से डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगी वो यहाँ पर देखेंगे। मिरर प्रोसेस फॉर ऑफिसर्स बोरोड बाय द यूनियन। जो हमने लैंड ऑफिसर के केसेस में देखा था, सेम मिरर प्रोसेस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पर यूनियन एक्ट्स एज बोरोइंग अथॉरिटी। माइनर पेनल्टीज क्लॉज 1 to 4 ऑफ रूल 11 कैन बी पास्ड आफ्टर कंसल्टेशन विद द लैंडिंग अथॉरिटी। तो माइनर पेनल्टीज के लिए कंसल्टेशन चाहिए, और अगर मेजर पेनल्टी की बात करें तो उस ऑफिसर को लैंडिंग डिपार्टमेंट को भेज दिया जाएगा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या फिर कोई सबऑर्डिनेट अथॉरिटी या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। मेजर पेनल्टीज क्लॉज 5 to 9 ऑफ रूल 11 रिक्वायर रिटर्निंग सर्विसेज एंड रिकॉर्ड्स टू द लैंडिंग अथॉरिटी। तो यहाँ पर जो लैंडिंग अथॉरिटी है अब वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग को कंप्लीट करेगी और फाइनल ऑर्डर को निकालेगी। आगे चलेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट 7 विच टॉक्स अबाउट अपील्स। यहाँ पर हम देखेंगे प्रोसीजर ऑफ अपील मैकेनिज्म को। मतलब अगर गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर अगर कोई पेनल्टी इंपोज कर दी गई है तो ऐसे में वो किस तरह से अपील कर सकता है हायर अथॉरिटीज को। सबसे पहले बात करेंगे रूल 22 की, ऑर्डर्स अगेंस्ट विच नो अपील लाइज। तो ऐसे ऑर्डर्स जिनके अगेंस्ट अपील नहीं की जा सकती है। एनी ऑर्डर मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई ऑर्डर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने पास किया है तो उसके अगेंस्ट कोई भी अपील नहीं होगी। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स, एनी स्टेप इन एड of the final disposal of a proceeding other than an order of suspension। अगर इंक्वायरी के बीच में अगर कोई अंतरिम आदेश आता है तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी कोई भी अपील नहीं होगी। अपील होगी फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट, लेकिन इसमें सस्पेंशन को इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि सस्पेंशन जांच के दौरान ही आता है जिसके अगेंस्ट अपील की जा सकती है। अगर हम बात करें प्रोसीजरल इंक्वायरीज की, एनी ऑर्डर पास्ड बाय एन इंक्वायरी अथॉरिटी ड्यूरिंग अ रूल 14 इंक्वायरी। तो रूल 14 के अंतर्गत जो इंक्वायरी का प्रोसेस है उस दौरान अगर इंक्वायरिंग अथॉरिटी कोई ऑर्डर पास करती तो उसके अगेंस्ट भी किसी भी तरह की अपील नहीं की जाएगी। आगे चलेंगे, रूल 23 में बात की गई है ऑर्डर्स अगेंस्ट विच अपील लाइज। तो बेसिकली हम यहाँ पर उन सारे ऑर्डर्स को डिस्कस करने वाले हैं जिनके अगेंस्ट अपील की जा सकती है अंडर सीसीए रूल्स। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल पेनल्टीज के केस में ही अपील हो सकती है, ऐसे केसेस में भी अपील की जा सकती है जो पेनल्टीज नहीं है। पहले हम देखेंगे सस्पेंशन को। ऑर्डर्स ऑफ सस्पेंशन मेड और डीम टू हैव बीन मेड अंडर रूल 10। तो रूल 10 में हमने सस्पेंशन को देखा था। बेसिकली सस्पेंशन इज नॉट अ पेनल्टी। तो सस्पेंशन के अगेंस्ट भी सुपीरियर ऑफिशियल्स को अपील की जा सकती है। वहीं हम पेनल्टीज की अगर बात करें, ऑर्डर्स इम्पोजिंग एनी ऑफ द पेनल्टीज स्पेसिफाइड इन रूल 11 बाई डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी और रिवाइजिंग अथॉरिटी। तो जो भी पेनल्टीज हैं उनके अगेंस्ट भी यहाँ पर अपील की जा सकती है। आगे हम बात करेंगे इनहेंसमेंट्स की। ऑर्डर्स इनहेंसिंग एनी पेनल्टी ऑलरेडी इम्पोज्ड अंडर रूल 11। तो रूल 11 में पहले से अगर कोई पेनल्टी इंपोज हो गई है और फर्दर अपील और रिवीजन में उस पेनल्टी को और इंक्रीज कर दिया गया, एनहेंस कर दिया गया, तो उसके अगेंस्ट भी अपील की जा सकती है। आगे चलेंगे, तो यहाँ पर सर्विस कंडीशंस की बात की गई है। डिफरेंट सर्विस कंडीशंस में अपील का प्रोविजन किया गया है। पहले हम फाइनेंशियल कैटेगरी की बात करेंगे। ऑर्डर्स डिनाइंग और बेरिंग पे, अलाउंसेज और पेंशन टू द सर्वेंट्स डिसएडवांटेज। तो ऐसे ऑर्डर जिनकी वजह से गवर्नमेंट सर्वेंट की पे, अलाउंसेज और पेंशन में किसी तरह का वेरिएशन आ रहा है या उनको डिनाई किया जा रहा है, जिससे कि गवर्नमेंट सर्वेंट को फाइनेंशियल डिसएडवांटेज हो रहा है, तो इनके अगेंस्ट भी अपील की जा सकती है। अगर हम बात करें इंटरप्रिटेशंस की, इंटरप्रिटेशंस ऑफ एनी रूल और एग्रीमेंट दैट नेगेटिवली अफेक्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर किसी रूल और एग्रीमेंट का इंटरप्रिटेशन गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट जा रहा है तो उसके लिए भी अपील का प्रोविजन है। आगे हम देखेंगे एफिशिएंसी बार। स्टॉपेज एट द एफिशिएंसी बार इन अ टाइम स्केल ऑफ पे ड्यू टू अनफिटनेस। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अनफिट है जिसकी वजह से टाइम स्केल पर जो एफिशिएंसी बार है उस पर स्टॉपेज लग रहा है, मतलब कुछ पर्टिकुलर ईयर्स की सर्विस के बाद गवर्नमेंट सर्वेंट को कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं, जैसे एमएससीपी, सीनियर स्केल, सिलेक्शन स्केल, जिसको हम कह सकते हैं कि ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन होता है।
इंक्लूडिंग इंक्रीमेंट्स। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अनफिट है उन फाइनेंशियल प्रोग्रेशंस को रिसीव करने के लिए, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इस तरह के फाइनेंशियल बेनिफिट्स को रोक भी सकती है, और इसी को हम कहते हैं स्टॉपेज एट द एफिशिएंसी बार इन अ टाइम स्केल। मतलब जो मॉनेटरी बेनिफिट्स उसको ऑटोमेटिक हो सकते थे उनको रोक दिया जाता है, जिससे कि एक एलिजिबल पर्सन को ही इस तरह के बेनिफिट मिले। अगर कोई अनफिट है उस बेनिफिट के लिए, उसको वो फायदे ना दिए जाएं। तो अगर ऐसा किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ हो रहा है तो उसके अगेंस्ट भी वो अपील कर सकता है। अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को रिवर्ट कर दिया गया है किसी लोअर सर्विस ग्रेड या पोस्ट पर, जबकि वो हायर पोस्ट पर ऑफिसिएटिंग कैपेसिटी में काम कर रहा था, तो इस रिवर्जन के अगेंस्ट भी अपील की जा सकती है। रिड्यूसिंग और विदहोल्डिंग द पेंशन और डिनाइंग द मैक्सिमम पेंशन, अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की पेंशन को रिड्यूस कर दिया जाता है, विदहोल्ड कर दिया जाता है या फिर मैक्सिमम पेंशन देने से मना कर दिया जाता है, तो इस कंडीशन में भी गवर्नमेंट सर्वेंट अपील कर सकता है। तो यहाँ पर जो पेंशन टर्म इस्तेमाल किया गया है उसमें सब कुछ शामिल होता है, एडिशनल पेंशन, ग्रेच्युटी और किसी भी तरह के रिटायरमेंट बेनिफिट्स किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को मिल रहे हैं। आगे चलेंगे। अपील्स में ही आगे बात की गई है सब्सिस्टेंस अलाउंस की। डिटर्मिनेशन ऑफ अलाउंसेज ड्यूरिंग सस्पेंशन और डीम्ड सस्पेंशन। तो सस्पेंशन या डीम्ड सस्पेंशन के केस में जो सब्सिस्टेंस अलाउंस गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलना चाहिए, अगर उसको लगता है कि उसको कम दिया जा रहा है तो ऐसे में भी वो अपील कर सकता है। रीइंस्टेटमेंट पे, डिटरमाइनिंग पे अलाउंसेज फ्रॉम डेट ऑफ डिसमिसल, रिमूवल टू रीइंस्टेटमेंट। अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को डिसमिस या रिमूव कर दिया गया था और फर्दर बाद में उसको रीइंस्टेट कर दिया जाता है सर्विस में, तो डिसमिसल, रिमूवल से लेकर के रीस्टेटमेंट तक का जो टाइम पीरियड है उसमें किस तरह से पे और अलाउंसेस को फिक्स किया जाएगा। अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को कम पे और अलाउंसेस मिल रहे हैं तो उसके अगेंस्ट भी वो अपील कर सकता है। आगे हम देखेंगे डिटरमाइनिंग वेदर अ पीरियड ऑफ सस्पेंशन और रिडक्शन इज ट्रीटेड एज ऑन ड्यूटी। तो ये भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है कि जो सस्पेंशन का टाइम पीरियड है या फिर जो रिडक्शन का टाइम पीरियड है उसको ड्यूटी में काउंट किया जाए या नहीं। अगर वो ड्यूटी में काउंट नहीं किया गया है तो ऐसे में गवर्नमेंट सर्वेंट सुपीरियर अथॉरिटी को अपील कर सकता है। तो अपील के अंदर हमने वो सारे केसेस देखे जो पेनल्टी में भी आते हैं या फिर अदर देन पेनल्टीज भी हैं, और इन सारे केसेस में गवर्नमेंट सर्वेंट के पास एक राइट होता है सुपीरियर अथॉरिटी को अपील करने का। आगे चलेंगे। रूल 24 टॉक्स अबाउट अपीलिएट अथॉरिटी फॉर हायर कैडर्स। अगर हम बात करें ग्रुप ए और बी मेंबर्स की, तो ऐसे में अपीलिएट अथॉरिटी क्या होगी? अपॉइंटिंग अथॉरिटी इफ द ऑर्डर वॉज मेड बाई अ सबॉर्डिनेट अथॉरिटी। अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी से सबॉर्डिनेट अथॉरिटी ने, मतलब उससे जूनियर अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर पास किया है, तो उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट जो अपील करेगा वो किसको करेगा? अपॉइंटिंग अथॉरिटी को। नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे, द प्रेसिडेंट इफ द ऑर्डर वॉज मेड बाई एनी अदर अथॉरिटी। तो ग्रुप ए और बी के केसेस में सबऑर्डिनेट अथॉरिटी के अलावा कोई दूसरी अथॉरिटी अगर कोई ऑर्डर पास करती है तो ऐसे केसेस में प्रेसिडेंट ही अपीलेट अथॉरिटी होंगे। आगे चलेंगे। अगर हम ग्रुप सी मेंबर्स की बात करें, द अपील लाइज टू द अथॉरिटी टू विच द अथॉरिटी मेकिंग द ऑर्डर इज इमीडिएटली सबऑर्डिनेट। कहने का मतलब ग्रुप सी मेंबर्स के केस में जिस अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया है उससे जस्ट सुपीरियर अथॉरिटी ही अपीलेट अथॉरिटी मानी जाएगी। आगे चलेंगे। इसमें डिफरेंट कंडीशन दी गई हैं, उन कंडीशंस में कौन अपीलेट अथॉरिटी होगा वो हम देखेंगे। अगर कोई कॉमन प्रोसीडिंग चल रही है, किसी मामले में दो या दो से ज्यादा गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन्वॉल्व हैं, अथॉरिटी इमीडिएटली सुपीरियर टू द फंक्शनिंग डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। तो कॉमन प्रोसीडिंग में जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है उससे जस्ट सुपीरियर अथॉरिटी को अपीलेट अथॉरिटी माना जाएगा। अगर हम बात करें चेंज इन पर्सनल की, मतलब अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जिसने कोई ऑर्डर पास किया है वो प्रमोशन के बाद अपीलेट अथॉरिटी की पोजीशन में आ जाती है, तो इस केस में उससे जो सीनियर ऑफिसर होगा उसको हम अपीलेट अथॉरिटी कहेंगे। कहने का मतलब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी भले ही अपीलेट अथॉरिटी की पोजीशन में आ गई है प्रमोशन के बाद, वो अपीलेट अथॉरिटी का काम नहीं कर सकती, उससे जो सुपीरियर अथॉरिटी होगी वही अपीलेट अथॉरिटी मानी जाएगी। अगर हम बात करें ऑफिस बियरर्स की, अपील टू द प्रेसिडेंट फॉर एक्टिविटीज कनेक्टेड विद JCM स्कीम्स, फेडरेशन और यूनियंस। जो भी फेडरेशन या यूनियंस की ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी है उनके ऑफिस बियरर के केस में प्रेसिडेंट ही अपीलेट अथॉरिटी होंगे। आगे चलेंगे। रूल 25 में बात की गई है पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ अपील्स की। अपील्स मस्ट बी प्रिफर्ड विद इन 45 days ऑफ ऑर्डर डिलीवरी। द अपीलेट अथॉरिटी में कंडोन डिलेज इफ सफिशिएंट कॉज इज सोन। तो जब भी गवर्नमेंट सर्वेंट को कोई ऑर्डर मिलता है उसके 45 डेज के अंदर ही उसको अपील करना होता है। अगर अपीलेट अथॉरिटी को
गुड और सफिशिएंट रीजन की वजह से ऐसा लगता है कि 45 डेज के बाद भी टाइम पीरियड बढ़ा देना चाहिए, तो वो उसको बढ़ा भी सकती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड टाइमलाइन है वो 45 डेज की है। आगे चलेंगे। रूल 26 टॉक्स अबाउट फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ अपील। तो अपील का क्या फॉर्म होना चाहिए, किस तरीके से हम अपील कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपील में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम फॉर्म की बात करें, इंडिविजुअल बेसिस, प्रिफर्ड सेपरेटली एंड इन ऑन नेम। तो जो भी अपील है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में करना है, सेपरेटली करना है, ना कि कंबाइंड। नेक्स्ट हम देखेंगे कंप्लीटनेस, मस्ट कंटेन ऑल मटेरियल स्टेटमेंट्स एंड आर्गुमेंट्स रिलाइड अपॉन। तो सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपील में देनी होती है, जिससे कि अपीलेट अथॉरिटी उस मैटर को प्रॉपरली जज कर सके। इसके अलावा इट शैल नॉट कंटेन डिसरिस्पेक्टफुल और इम्प्रॉपर लैंग्वेज। अपील करते समय जो उसकी भाषा है उसमें किसी भी तरह के डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स या फिर इम्प्रॉपर लैंग्वेज को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपील के केस में ये जानना जरूरी है, गवर्नमेंट सर्वेंट को जिस डिसिप्लिनरी अथॉरिटी से ऑर्डर्स मिले हैं, अपील की एक कॉपी गवर्नमेंट सर्वेंट उस डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को भी देगा और साथ ही साथ एक कॉपी को अपीलेट अथॉरिटी को भी भेज देगा। आगे हम देखेंगे, द अथॉरिटी विच मेड द ऑर्डर मस्ट फॉरवर्ड द अपील with comments and records to the appellate authority without any avoidable delay। तो ऐसे में अपील के ऊपर जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है उसके क्या कमेंट्स हैं और उससे रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको वो अपीलेट अथॉरिटी को भेज देगा। आगे चलेंगे। रूल 27 में बात की गई है कंसिडरेशन ऑफ अपील की। द अपीलेट अथॉरिटी शैल कंसीडर, अगर हम सस्पेंशन की बात करें, कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ रूल 10। सस्पेंशन के केस में जो रूल 10 में प्रोविजंस हैं क्या उनको फॉलो किया गया है। वेदर द सस्पेंशन इज जस्टिफाइड हैविंग रिगार्ड टू द केस सर्कमस्टेंसेस। जो केस की सीवियरिटी है क्या उसके हिसाब से सस्पेंशन जस्टिफाइड है या नहीं। द फाइनल पावर टू कंफर्म और रिवोक द सस्पेंशन ऑर्डर। तो अपील के दौरान सस्पेंशन को कंफर्म भी किया जा सकता है, मतलब जो एक्शन लिया गया वो सही है, या फिर इसको रिवोक भी किया जा सकता है, मतलब सस्पेंशन को खत्म भी किया जा सकता है। तो सस्पेंशन के केस में इन सारी बातों को अपीलेट अथॉरिटी अपने ध्यान में रखेगी। आगे चलेंगे। यहाँ पर बात की गई है 4 पिलर्स ऑफ अपील कंसिडरेशन की, कि अपील को किन कंडीशंस में कंसीडर किया जाएगा। पहला, प्रोसीजरल कंप्लायंस, प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो किया गया या नहीं ये चेक किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया गया या नहीं। एविडेंस वारंटिंग, क्या किसी ऑर्डर के लिए सफिशिएंट एविडेंस अवेलेबल है या नहीं। और साथ ही साथ पेनल्टी एडिक्वेसी, कि जो पेनल्टी लगाई गई है वो सफिशिएंट है या फिर एक्सेस है, इसको भी अपील के दौरान देखा जाएगा। द अथॉरिटी एवेल्युएट्स वेदर जस्टिस हैज फेल्ड और इफ द पेनल्टी इज सीवियर और इनएडिक्वेट। तो अपीलेट अथॉरिटी इन सारी बातों को चेक करेगी, क्या प्रॉपर जस्टिस डिलीवर हुआ है या जो पेनल्टी वो बहुत सीवियर है या फिर अपर्याप्त है। आगे चलेंगे। यहाँ पर बात की गई है अपीलेट डिसीजंस की। अपीलेट अथॉरिटी क्या क्या डिसीजन ले सकती है अपने ऑब्जर्वेशन के बाद। पहला है मॉडिफिकेशन, कंफर्म, इनहेंस, रिड्यूस और सेट असाइड द पेनल्टी। तो अपील के दौरान किसी पेनल्टी को कंफर्म किया जा सकता है, मतलब जो पेनल्टी लगी है वो सही है। पेनल्टी को एनहेंस भी किया जा सकता है, अगर लगता है कि कम पेनल्टी तो उसको बढ़ाया जा सकता है, कम भी किया जा सकता है, या फिर पूरी तरह से सेट असाइड मतलब खत्म भी किया जा सकता है। अगर हम दूसरी कंडीशन की बात करें, दैट इज रिमिशन, रिमिट द केस बैक फॉर फर्दर इंक्वायरी और डायरेक्शन। अगर अपीलेट अथॉरिटी को लगता है कि इंक्वायरी में ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया है या जो एविडेंसेस हैं वो इनसफिशिएंट हैं, तो वापस फर्दर इंक्वायरी के लिए केस को डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को भेजा जा सकता है। और साथ ही साथ यूपीएससी एडवाइस, कंसल्ट द कमीशन इन ऑल नेसेसरी केसेस। अगर अपीलेट अथॉरिटी को लगता है कि किसी पर्टिकुलर मामले में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की एडवाइस की रिक्वायरमेंट है तो वो उनसे भी सलाह ले सकते हैं। और इस तरह से हमने जो पहले देखा था, अगर यूपीएससी की एडवाइस ली जा रही है तो गवर्नमेंट सर्वेंट को 15 डेज का मौका दिया जाएगा अपना रिप्रेजेंटेशन देने के लिए यूपीएससी की एडवाइस पर। आगे देखेंगे। इनहेंसमेंट रिक्वायर्स रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अगर पेनल्टी को एनहेंस किया गया है तो गवर्नमेंट सर्वेंट को मौका दिया जाएगा कि वो भी अपना पक्ष रख सके और अपना रिप्रेजेंटेशन दे सके। अगर हम बात करें रूल 28 की, द अथॉरिटी विच मेड द ऑर्डर appealed against shall give effect to the orders passed by the appellate authority। तो यहाँ पर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की ही बात की गई है, जिसने ही ऑर्डर पास किया था जिसके अगेंस्ट अपील की गई है, तो फाइनली अपीलेट अथॉरिटी जो भी डायरेक्शन देगी उसको इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की ही होगी। आगे चलेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट 8, जहाँ पर बात की गई है रिवीजन एंड रिव्यू की। तो हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर ऑफ रिवीजन एंड रिव्यू। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्पिटेंट रिविजनरी अथॉरिटीज की।
द प्रेसिडेंट एनी सेंट्रल सिविल सर्वेंट, किसी भी सेंट्रल सिविल सर्वेंट के केस में प्रेसिडेंट ऑथराइज्ड रिविजनरी अथॉरिटी होते हैं। अगर हम बात करें सीएजी ऑफ इंडिया तो वो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट्स के केस में रिविजनरी अथॉरिटी है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई डिपार्टमेंट है उसका जो हेड है, डिपार्टमेंट्स अंडर सच हेड नॉट सेक्रेटरीट, सेक्रेटरीट के अलावा जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके एचओडी या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी ऑथराइज्ड रिविजनरी अथॉरिटी होते हैं। साथ ही साथ अपीलेट अथॉरिटी विद इन 6 months ऑफ द प्रपोज्ड ऑर्डर डेट, अगर किसी अपीलेट अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर पास किया है तो उसके 6 month के अंदर वो भी उस ऑर्डर को रिवाइज कर सकती है। आगे चलेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे रिविजनरी डिसीजंस और प्रोविजंस को। तो अपील के जैसे ही यहाँ पर भी सेम मैकेनिज्म है। अगर हम बात करें मॉडिफिकेशन की, कन्फर्म, एनहेंस, रिड्यूस और सेट असाइड द ऑर्डर और पेनल्टी, तो यहाँ पर जो प्रीवियस ऑर्डर है उसको कन्फर्म किया जा सकता है, उसको सेट असाइड किया जा सकता है, या पेनल्टी है उसको कम किया जा सकता है, कन्फर्म किया जा सकता है, या फिर पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है, साथ ही साथ बढ़ाया भी जा सकता है। तो रिवीजन के दौरान वही सेम प्रोसेस है जो हमने अपील के दौरान देखा था। रिमिशन, रिमिट द केस बैक फॉर फर्दर इंक्वायरी और डायरेक्शन, तो रिवीजन के दौरान केस को वापस इंक्वायरी के लिए भेजा जा सकता है और यूपीएससी की एडवाइस भी ली जा सकती है। अगर किसी भी तरह से पेनल्टी को इंक्रीज किया गया है, एनहेंस किया गया है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट को रीजनेबल टाइम दिया जाएगा रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन दी गई है, किसी भी केस में रिवीजन कब तक नहीं होगा। नो प्रोसीडिंग फॉर रिवीजन शैल बी कमेंस्ड अंटिल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन अपील, तो अपील के लिए जो टाइम था वो 45 डेज था। 45 डेज के बाद ही रिवीजन की जो प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट हो सकती है। द डिस्पोजल ऑफ द अपील वेयर एनी सच अपील हैज बीन प्रिफर्ड, अगर पहले ही अपील के लिए अप्लाई किया गया है तो जब तक उस अपील का डिस्पोजल नहीं होता है तब तक कोई भी रिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये है, अपील का टाइम पीरियड एक्सपायर होने के बाद या फिर अपील का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही रिवीजन की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है। आगे चलेंगे, रूल 29A में बात की गई है प्रेसिडेंशियल रिव्यू की। किसी भी मामले में रिव्यू का राइट केवल प्रेसिडेंट के पास होता है। द प्रेसिडेंट में रिव्यू एनी ऑर्डर when new material or evidence comes to light which could not be produced at the original time or changes the very nature of the case, अगर कोई नया मटेरियल या फिर एविडेंस सामने आता है जो केस के दौरान नहीं था या जिसकी वजह से केस का जो बैरी नेचर है, मतलब जो प्राइम नेचर है, वो बदल सकता है, तो ऐसे केस में किसी भी ऑर्डर को रिव्यू किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। कंसल्टेशन विद द कमीशन यूपीएससी रिमेन्स अ मैंडेटरी प्रीरिक्विजिट फॉर मेजर पेनल्टीज, तो मेजर पेनल्टीज के केस में जो भी रिव्यू हो रहा है उसमें यूपीएससी का कंसल्टेशन कंपलसरी होता है। आगे चलेंगे, अब हम देखेंगे लास्ट सेक्शन पार्ट 9 जहां पर मिसलेनियस प्रोविजंस की बात की गई है। सबसे पहले देखेंगे रूल 30, ऑर्डर्स और नोटिसेस शैल बी सर्व्ड इन पर्सन और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, तो गवर्नमेंट सर्वेंट को जो भी ऑर्डर्स या नोटिस देने हैं वो या तो इन पर्सन देना चाहिए, मतलब उसके हाथ में ही, या फिर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट उसको भेज देने चाहिए। रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें, रूल 31 में बात की गई है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में एक्सटेंड टाइम और कंडोन डिले, जो भी टाइमलाइन यहाँ पर दी गई है उसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या तो एक्सटेंशन दे सकते हैं या फिर जो डिले है उसको कंडोन कर सकते हैं। अगर इन रूल्स को लेकर के कोई डाउट है, रूल 35 में बात की गई है डाउट्स ऑन इंटरप्रिटेशन रिफर टू द प्रेसिडेंट और स्पेसिफाइड अथॉरिटी, तो सीसीए रूल्स को इम्प्लीमेंट करने में अगर किसी भी तरह का डाउट आता है तो ऐसे मामलों को या तो प्रेसिडेंट को रिफर किया जाएगा या फिर जो भी स्पेसिफाइड अथॉरिटीज हैं जिनको प्रेसिडेंट ने अपनी पावर्स को डेलीगेट किया है वो उन डाउट्स को सॉल्व करने का काम करेंगी। तो इस तरह से आज हमने सीसीए रूल्स की डिफरेंट प्रोसीडिंग्स को समझा, साथ ही साथ अपील, रिवीजन और रिव्यू को भी देखा। आई होप ये वीडियो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो आने वाले एग्जाम्स के लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।